चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां हर तरफ जख्मी जानवर पिंजरे में कैद थे। वो जगह बहुत डरावनी थी, जैसे वहां किसी अद्भुत शक्ति का राज हो। ये सब देखकर एक अजीब सी बेचैनी इशिता के मन में होने लगी। नैना, तू मुझे ये कहाँ ले आई है? और ये सब जानवर कैद क्यों हैं? देख, ये जगह बहुत डरावनी है। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चल ना, वापस चलते हैं। नैना ने तिरछी नजरों से उसे देखा। फिर उसने एक स्याह गुलाब निकाला और कुछ पढ़कर उस गुलाब पर फूंकने लगी। उस गुलाब से एक अजीब सी रोशनी निकलकर इशिता की तरफ बढ़ने लगी और देखते ही देखते इशिता एक पिंजरे में कैद हो गई। तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? शाम होने वाली है और हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। देर हो गई तो दादी बहुत डांटेंगी। अरे तू क्यों इतना डर रही है? आगे तो चल। आज तुझे जो मैं दिखाने वाली हूँ उससे देखकर तेरा सारा डर उतर जाएगा। वैसे भी कुछ ही दिनों में तो तेरी शादी है, फिर हमें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? पता नहीं तू आज मुझे क्या दिखाने वाली है। चल चल कर अब तो मेरे पैर दुखने लगे हैं। और देख, जंगल भी गहरा होता जा रहा है। यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नैना। थोड़ा सा और आगे चल लेना मेरे लिए। वो जगह देखकर फिर पक्का घर चलेंगे। इशिता ने नैना की बात मान ली। वो उसकी सारी बातें मानती थी, आंखें बंद करके इतना यकीन जो करती थी उस पे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कहानी शुरू होती है प्रेम नगर नामक एक गांव से, जहां दो सहेलियां इशिता और नैना रहा करती थी। वो बचपन की सहेलियां थी और पूरे गांव में उनकी दोस्ती मशहूर थी। वे हर जगह एक साथ नजर आती थी। इशिता जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगल और गहरा होता जा रहा था। एक अलग ही किस्म का खौफ उसके शरीर में उतरता जा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। परंतु इशिता इस बात से अनजान थी। और दूसरी तरफ नैना, जिसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ ना था, वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। आज जो मैं इशिता के साथ करूंगी, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, अब तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां हर तरफ जख्मी जानवर पिंजरे में कैद थे। वो जगह बहुत डरावनी थी, जैसे वहां किसी अद्भुत शक्ति का राज हो। ये सब देखकर एक अजीब सी बेचैनी इशिता के मन में होने लगी। नैना, तू मुझे ये कहाँ ले आई है? और ये सब जानवर कैद क्यों हैं? देख, ये जगह बहुत डरावनी है। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चल ना, वापस चलते हैं। नैना ने तिरछी नजरों से उसे देखा। फिर उसने एक स्याह गुलाब निकाला और कुछ पढ़कर उस गुलाब पर फूंकने लगी। उस गुलाब से एक अजीब सी रोशनी निकलकर इशिता की तरफ बढ़ने लगी और देखते ही देखते इशिता एक पिंजरे में कैद हो गई। इशिता को कैद में देख नैना जोर से हंसने लगी। आज मेरी 5 साल की तपस्या पूरी हुई। अब से मैं वही करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज के बाद सब मेरी मर्जी से होगा। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी ना, अब समय आ गया है अपनी गलती की सजा भुगतने का।
अब तुम सारी जिंदगी इस कैद में गुजारोगी। अब वो सब मेरा होगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। इशिता कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस दोस्त ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था जिस पर वो खुद से भी ज्यादा विश्वास करती थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन नैना हंसते हुए वहां से चली जाती है। शाम अब रात में ढलने लगी थी। अंधेरा हर तरफ फैलता जा रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और खौफनाक बना रही थी। नैना पिंजरे में सिमट कर बैठी थी। वह खौफ से कांप रही थी। नैना ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती थी, परंतु उसने मुझे धोखा दिया। उसे कुछ चाहिए था तो वह मुझसे मांग लेती। मैं कभी उसे मना ना करती। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी कि मुझे इस अंधेरे जंगल में कैद कर गई। वहीं दूसरी तरफ नैना गांव आई तो वो इशिता के घर पहुंची। उसके हाथ में एक खत था। वह उदास होकर बोली, दादी, मुझे माफ कर देना। मैं इशिता को रोक नहीं पाई। वह ये शादी नहीं करना चाहती थी। वह किसी और से प्रेम करती थी, इसलिए वो ये गांव छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई। उसने ये खत मुझे आपको देने को कहा है और कहा है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अरे बेटिया, तू ये क्या बोल रही है? इशिता तो तेरे साथ जंगल गई थी ना? 2 बार तो मैं तेरे घर देख आई। तुम्हारी माँ ने भी यही बताया कि दोनों सहेलियां एक साथ जंगल घूमने गई हैं। मेरी माँ भी ना एक नंबर की गवार है। उसको किसने कहा था कि इन लोगों को सच बता दे कि इशिता मेरे साथ जंगल घूमने गई है। और भी तो कुछ बोल सकती थी ना। सवित्री नाम के साथ सावित्री बनने की भी कोशिश करती है, पर उसकी बेटी है ना, नैना, सब संभाल लेगी। इशिता की दादी ने नैना को ध्यान से देखा। उनको कुछ तो संदेह हुआ। नैना, तू मुझसे कुछ छुपा रही है? सच सच बता, इशिता गई कहाँ? मुझे अब चिंता हो रही है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। वो इस शादी से खुश थी। उसने तो एक बार भी ना नहीं की थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो वह मुझे जरूर बताती। नैना ने उदास सा चेहरा बनाया, जैसे उसके दिल में बहुत दर्द उमड़ आया हो। वो उदास सा चेहरा बनाकर बोली, दादी, क्या बताऊं? इशिता मेरे साथ जंगल गई जरूर थी, परंतु वो आधे रास्ते में मुझे बोलने लगी कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। फिर उसने मुझे एक खत दिया और कहा कि ये दादी को दे देना और उन्हें कहना कि मेरी चिंता ना करें। मैं अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी से बिताऊंगी और जिससे मैं प्रेम करती हूँ शादी भी उसी से करूंगी। ये कहकर वह वहां से चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी और चली गई। पर अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। ना जाने वो लड़का कौन होगा, वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये क्या बोल रही है बेटिया तूने उसे जाने क्यों दिया? वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी इशिता ऐसी नहीं है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। दादी, मैं सच कह रही हूँ।
मेरा विश्वास करो, हम जब भी जंगल जाते थे वह वहाँ एक लड़के से मिलती थी। मुझे लगता है वह उसी लड़के के साथ भाग गई है। वो उस शादी से खुश नहीं थी, उसने मुझे बताया था, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो उस लड़के के साथ भाग जाएगी। ए भगवान, ये तूने क्या किया इशिता? अब मैं तेरे ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब देख नैना अंदर अंदर खुश हो रही थी। दूसरी तरफ इशिता रो रो कर निढाल हो चुकी थी। वो बार बार आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करेगा। हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। शहर से शिकार करने निकला था और यहाँ तो खुद ही शिकार बनकर रह गया हूँ। अगर उस हिरन के पीछे ना भागता तो अब तक अपने दोस्तों के साथ शहर पहुंच चुका होता। आज तो लगता है कि जंगली जानवर मुझे ही कोफ्ते बनाकर खा जाएंगे। अचानक चलते चलते महेश को किसी रोने की सिसकियां सुनाई देती हैं। ये आवाज आधी रात को इस अंधेरे जंगल में कौन हो सकता है? वह अपनी लालटेन तेज करता है और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ता है। इशिता जब कदमों की आवाज सुनती है तो वो डरती हुई कहती है, कौन है? कोई है क्या? मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, कोई मेरी मदद करो। महेश इशिता को पिंजरे में देख एकदम हैरान हो जाता है। तुम यहाँ पिंजरे में, इस गहरे जंगल में? ये कैसे हो सकता है? वह पिंजरे के पास आता है और इशिता के चेहरे को गौर से देखता है, जिसकी आंखें अब रो रो कर लाल हो चुकी थी। तुम तो बहुत डरी हुई लग रही हो। तुम इस जंगल में कैसे फंस गई? और ये सभी जानवर, इन्हें किसने कैद किया? इशिता रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है। मेरा नाम इशिता है और मैं यहाँ साथ वाले गांव प्रेम नगर में रहती हूँ। मैं अपनी दोस्त के साथ जंगल घूमने आती थी, परंतु मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। वो मुझे धोखे से यहाँ ले आई और पिंजरे में कैद कर गई। क्यों? वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, फिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? 2 दिन बाद मेरी शादी है। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है, वही लड़का मेरी दोस्त नैना को भी पसंद था। वो उससे प्रेम करती थी, पर ये बात मुझे नहीं पता थी। नैना को लगा कि मैंने उसकी खुशियाँ छीन ली। मैंने उसे अपनी बहन समझा था, पर वो मुझे इस जादुई पिंजरे में कैद कर गई। महेश वो जादुई पिंजरा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता। मत कोशिश करो, ये जादुई पिंजरा है और बिना मंत्र के ये नहीं खुलेगा। सुबह तुम मेरी दादी के पास जाना, वो गांव में रहती हैं, वे जादू भी जानती हैं। तुम उन्हें यहाँ ले आना, अब वही मुझे बचा सकती हैं। पर सुबह तक तुम कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रात भर यहाँ अकेली नहीं रह सकती। मैं यहीं रुकूंगा जब तक सुबह नहीं होती। महेश वहाँ आग लाता है ताकि जंगली जानवर पास न आए। वह खुद भी पिंजरे के पास ही बैठ जाता है। वैसे तुम कौन हो और तुम यहाँ इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो?
मैं महेश हूँ, शहर से आया हूँ। शिकार करने निकला था पर किस्मत मुझे यहाँ ले आई। शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी मदद करूं। दोनों आग के पास चुपचाप बैठ जाते हैं और रात खत्म होने का इंतजार करते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल में हर तरफ सूरज की रोशनी फैलने लगती है। इशिता की आंख खुलती है तो वह खुद को उसी पिंजरे में पाती है, लेकिन उससे आसपास कहीं महेश नजर नहीं आता। वह कहाँ गया? कहीं वो मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चलाया? घबराओ मत इशिता, मैं यहाँ हूँ। महेश एक हाथ में फूलों की टोकरी और दूसरे में पानी लिए खड़ा था। मैं बस तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाने का बंदोबस्त करने गया था। तुम कल से भूखी हो। वह फल और पानी पिंजरे के पास रख देता है। महेश, तुम जाओ और मेरी दादी को यहाँ ले आओ। वो बहुत परेशान होंगी। ना जाने नैना ने उन्हें मेरे बारे में क्या बताया होगा। हमारा घर गांव के पुराने मंदिर के पास है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हारी दादी को यहाँ जरूर ले आऊंगा। ये कहकर महेश गांव की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ नैना ने इशिता के भागने की खबर पूरे गांव में फैला दी थी और वह इशिता के होने वाले पति राहुल के घर जाती है और उदास चेहरा बनाते हुए राहुल की माँ से कहती है, मैं जानती हूँ आंटी कि आप बहुत परेशान हैं। मेरी दोस्त ने राहुल के साथ अच्छा नहीं किया। बेशक वह मेरी दोस्त है, परंतु उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब अगर कल राहुल की शादी इशिता से नहीं हुई तो गांव में आप लोगों की बहुत बदनामी होगी और फिर कौन ही लड़की राहुल से शादी करेगी जिसकी होने वाली बीवी घर से भाग गई। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ना जाने मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया था जो ये सजा मिल रही है। पूरे गांव में बात फैल चुकी है। आपके बेटे की तो बहुत बदनामी हो जाएगी। आपको किसी और लड़की के बारे में सोचना चाहिए। कब तक आप इशिता का दुख मनाती रहेंगी? अपने बेटे के बारे में सोचें। नैना बड़ी ही मकारी से राहुल की माँ को बातों में फंसा लेती है। सुनो बेटा, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम तो जानती हो ना, मेरे बेटे को उसका कोई कसूर नहीं है। वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है आंटी, मैं राहुल से बात करूंगी। अगर वह मुझसे शादी के लिए मान गया तो ही मैं हाँ करूंगी। नैना बहुत खुश थी। सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वह अब राहुल के पास जाती है। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूट गया है। इशिता को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो इशिता पर भरोसा किया था नैना। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है राहुल। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। अगर इशिता को तुमसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती। शादी से 2 दिन पहले भाग गई। पूरे गांव में तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मुझे तो यकीन नहीं आता मेरी दोस्त ने ऐसा किया। पर तुम फिक्र मत करो राहुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत बन सकती हूँ। पहले तो राहुल नैना की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, तुम सही कह रही हो नैना। इशिता मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है, तो मैं उसका इंतजार क्यों करूं? काश मैं इशिता की जगह तुम्हारे घर रिश्ता भेज देता।
ये सुनकर नैना आंखों में चमक आ जाती है। वह दिल ही दिल में अपनी जीत का जश्न मना रही थी, पर वह भूल गई थी कि ऊपर वाला कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता। प्रणाम दादी, क्या ये इशिता का घर है? कौन हो तुम बेटा? और इशिता का क्यों पूछ रहे हो? वो तो मुझे इस उम्र में अकेला छोड़कर चली गई है। नहीं दादी, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। इशिता आपको छोड़कर नहीं गई, वो निर्दोष है। वो जंगल में एक जादुई पिंजरे में कैद है। शाम होने से पहले हमें जंगल जाना होगा ताकि हम इशिता को आजाद करवा सकें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मेरी इशिता उस खतरनाक जगह पर, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये काम किसी आम मनुष्य का नहीं हो सकता। दादी, ये सब उसकी सहेली नैना ने किया है। जलन और हसद ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो अपनी बचपन की सहेली को मारने पर तुली है। नैना ऐसा कैसे कर सकती है? इशिता तो खुद से भी ज्यादा उस पर भरोसा करती थी। दादी, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। इशिता जंगल में अकेली है। महेश जमुना देवी को लेकर शाम होने से पहले उस जगह पहुंच जाता है। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया मेरी मासूम सी बच्ची का। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा नैना ने अपनी दोस्त के साथ किया है। भगवान उसे इसकी सजा जरूर देगा। दादी, इस पिंजरे में मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से निकालो। ऐसा लग रहा है जैसे ये पिंजरा मेरी रूह को बांध रहा है। मेरी बच्ची, ये काला जादू है। अगर इसे बिना पूरी विधि के तोड़ा गया तो इससे तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर मुझे यहाँ कितनी देर और रहना पड़ेगा दादी? इस जादू को तोड़ने के लिए 5 स्याह जंगली गुलाब चाहिए, और ये गुलाब सिर्फ गहरे जंगल में ही मिल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं जंगल से वो 5 गुलाब ढूंढ लाऊंगा। हाँ, मगर एक बात याद रहे, जैसे ही जादू टूटेगा, जादू करने वाला पत्थर में बदल जाएगा। फिर नैना? ये कुदरत का नियम है बिटिया। काला जादू हमेशा अपनी कीमत मांगता है। वह लोग जंगल में ही रात गुजारते हैं। सुबह होते ही महेश गुलाब की तलाश में निकल जाता है। इशिता ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं किसी भी हाल में उसे पिंजरे से छुड़वा कर रहूंगा। वो 5 गुलाब मुझे हर हाल में ढूंढने होंगे। महेश अपनी जान की परवाह किए बगैर जंगल में गुलाब ढूंढने लगता है। बहुत भटकने के बाद उसे गुलाब मिल ही जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में राहुल और नैना की शादी की तैयारियां चल रही थी। नैना बहुत खुश थी। आज इशिता की जगह मैं होंगी। आज सब मुझे दुल्हन के रूप में देखेंगे। नैना सजी धजी मंडप में बैठी थी। कुछ ही देर में उसकी शादी राहुल से होने वाली थी। दादी, मैं गुलाब ले आया हूँ। अब बस जल्दी से इशिता को इस पिंजरे से आजाद कर दो। महेश के हाथ में 5 स्याह गुलाब देख इशिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महेश पर यकीन था कि वह उसकी जान जरूर बचाएगा। लाओ बेटा, ये मुझे दे दो। इशिता, मेरी बच्ची, आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। अब समय आ गया है। अब नैना अपनी गलती की सजा भुगतेगी।
काले बंधन सत्य के नाम पर टूट जा। मैं आजाद हो गई। दादी देखो, मैं आजाद हो गई। दूसरी तरफ नैना, जो अभी फेरे लेने वाली थी, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की काले जादू की दोषी थी। इशिता मेरी बच्ची भागी नहीं थी। इसने उसे जादुई पिंजरे में कैद कर दिया था और काले जादू का अंत हमेशा यही होता है। इशिता, मुझे माफ कर दो। मैंने नैना की बातों पर भरोसा किया। हाँ बेटा, राहुल सही कह रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम नैना की बातों में आ गए। पर इशिता देखो, अभी भी समय है। मैंने अभी नैना से शादी नहीं की है। अभी भी कुछ नहीं बदला। तुम मुझसे शादी कर लो। जो बिना सच जाने दोष लगाता है वह साथी बनने के लायक नहीं होता राहुल। तुम जानते हो उस अंधेरे जंगल में कौन था मेरे साथ? एक ऐसा इंसान जो मुझे जानता तक नहीं था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी, मेरी मदद की, मेरा साथ दिया और मुझे कैद से छुड़वाया। अब अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो महेश है। महेश, तुम मुझसे शादी करोगे ना? महेश मुस्कुरा देता है और हाँ में सर हिला देता है। सच की जीत होती है और अन्याय को उसकी सजा मिलती है।